हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। एग्जाम का सीजन आ रहा है, अपन बिल्कुल यूनिट 2 पे आ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने डिटेल में यूनिट फर्स्ट बताई है। अभी अपन यूनिट 2 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मैं वीडियो बना चुका हूं। माफी चाहूंगा, फिर से कुछ टेक्निकल समस्याएं आने के कारण अपन ये वीडियो देर से मैं शूट कर पाया, लेकिन मैंने वादा किया है जब तक मेरा आज का आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। आपके साथ भले ही कितना भी टाइम हो जाए, भले ही मुझे अपलोडिंग में कितना भी टाइम लग जाए, मेरे 4G नेट से मेरे को अपलोडिंग करना पड़ रहा है, आज वाईफाई भी नहीं चल रहा, फिर भी अपन जब तक मेरा आपका अपलोडिंग सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं, चैन की सांस नहीं लूंगा। आपके साथ रिवीजन में लगा हुआ हूं। प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे जो पढ़ाया हुआ है कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस इतना सा आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देंगे। बाकी अब आपकी इच्छा, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको अच्छा लगे वो करें, बस मुझे बता दें कि मेरा आपको फीडबैक मिल जाए कि मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं। तो यूनिट 2 का मैं रिवीजन शुरू कर रहा हूं। यूनिट 2 के रिवीजन शुरू करने से पहले कुछ बातें मुझे आपको बतानी जरूरी है कि हम पूरे यूनिट का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हैं ताकि शॉर्ट टाइम के अंदर हम हमारे एग्जाम की अच्छे से अच्छी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्लानिंग कर सके। अपन ये देख सके कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, उन्हीं का अपन बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये रिवीजन का सेशन है। एमबीए, बीबीए, बीकॉम, यूजीसी नेट अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर वेलफेयर का, लेबर लॉ का सब्जेक्ट है अपना। ठीक है, लेबर लॉ वैसे बेसिकली लेबर वेलफेयर के लिए बना था, इसलिए मेरे मुंह से हमेशा इसमें लेबर वेलफेयर निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर दिख रहा हो तो ठीक, नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं कि क्या लिखा हुआ है। ये आज का अपना टॉपिक है यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये तो फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग अपना टॉपिक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये समझने से पहले कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के इसके सारे इंपॉर्टेंस क्या है, करते कैसे हैं, कौन करता है, हमको क्यों पढ़ना है, ये जानने से पहले कुछ बातें इसके अंदर बेसिकली हमको पता होगी तो हम अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है, इसको अपन एक छोटे से डायग्राम से यहां पर समझ लेंगे कि एक एम्प्लॉय है, उसको नेगोशिएशन करना होता है वर्कर के साथ में। किसके साथ में नेगोशिएशन करना होता है? वर्कर के साथ में। जब उसको वर्कर के साथ में नेगोशिएशन करना होता है तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर का भी नुकसान ना हो और वर्कर और एम्प्लॉय, वर्कर का मतलब मैंने दोनों ले लिया, इसमें लेबर भी ले लिया है और एम्प्लॉय भी ले लिया, यानी स्टाफ भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। इनके बीच में अगर नेगोशिएशन हो रहा है तो कुछ इस तरीके से नेगोशिएशन हो, ना तो एम्प्लॉय का नुकसान हो ना वर्कर का नुकसान हो। हमेशा बार्गेनिंग में किसी न किसी एक पार्टी का नुकसान होता है। बार्गेनिंग का मतलब होता है कि मोल भाव करना। बार्गेनिंग में किसी न किसी एक पार्टी का नुकसान होता है, लेकिन जब कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात आती है तब किसी भी एक पार्टी का नुकसान इसके अंदर नहीं होता। एम्प्लॉयर को भी उसकी जो एक्चुअल प्रॉफिट वो दे सकता है, एक्चुअल रेम्युनरेशन दे सकता है, वो देने के लिए बाध्य किया जाता है जिससे वर्कर का वेलफेयर किया जा सके और उसको ओवरबर्डन भी नहीं किया जा सकता कि हमको तो 100% बोनस चाहिए। जो इंडस्ट्रियल डिमांड है जो उसकी कलेक्टिव में है, अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो यूनियन उसके ऊपर दबाव बनाती है कि आपको कंपनी के वर्कर के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी वेलफेयर एक्टिविटी के बारे में भी सोचना चाहिए और उनको पैसा देना चाहिए। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस तैयार करना जिससे एम्प्लॉय और वर्कर के बीच में नेगोशिएशन किया जा सके, इसी को ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये हमेशा विन विन सिचुएशन होती है। विन विन सिचुएशन मतलब दोनों ही पार्टी इसके अंदर जीतती है। अब डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? डेफिनेशन कहती है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिट ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम टू रीचिंग एग्रीमेंट दैट रेगुलेट वर्किंग कंडीशन, यानी कि वर्कर और उनके बीच में एम्प्लॉइज के बीच में रिलेशनशिप तैयार करना और एक नेगोशिएशन बनाना। नेगोशिएशन यानी कि सैलरी को लेके, बोनस को लेके, इंक्रीमेंट को लेके, इसके अलावा कंपनसेशन को लेके। ये ड्यूरिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस वर्कर आर रिप्रेजेंट थ्रू द ट्रेड यूनियन। वर्कर को कौन रिप्रेजेंट करता है? ट्रेड यूनियन करती है। ट्रेड यूनियन अपन ने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि कौन होते हैं, कैसे करते हैं, कौन उसका प्रोसेसर होता है।
पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारे पॉइंट अपन वहां पे निपटा चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्वॉल्व नेगोशिएशन डिस्कशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन। ट्रेड कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ये है कि ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर्स के बीच में नेगोशिएशन, केवल इतना सा बात याद रखना, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है अपना, इससे नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि प्रोसेस क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, कि कौन सी प्रोसेस है। पहले तो प्रिपेयर करना होता है कि किस पॉइंट के ऊपर, किस मुद्दे के ऊपर अपन कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं हर पॉइंट लिख देता हूं। ये पहला पॉइंट है प्रिपेयर, देन है डिस्कस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एजेंडा प्रिपेयर होता है ना, एजेंडा प्रिपेयर होता है कि किसके ऊपर अपन को बात करनी है, फिर डिस्कस किया जाता है उनके बीच में, ट्रेडर्स और एम्प्लॉइज के बीच में, देन पर्पस, इसका पर्पस क्या है, उसके बाद डिस्कस करने में इसका पर्पस भी सॉर्ट आउट करते हैं। थर्ड पॉइंट है पर्पस क्या है मंथ की, किस लिए किया जाता है, कंपनसेशन के लिए किया जा रहा है तो हाई डिमांड होती है, और इंक्रीमेंट है, बोनस है, किस लिए किया जा रहा है, जो ट्रेड यूनियन में बात करने आई है वो किसके लिए करके आई है। ये सारी बातें डिस्कस होने के बाद फोर्थ पॉइंट के अंदर बार्गेनिंग होती है। एम्प्लॉयर अपनी कोई बात रखता है और ट्रेड यूनियन अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, और दोनों के बीच में तोड़ बट्टा होता है, सीधी सीधी बात है। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर प्रिपेयर करना उस टॉपिक को, देन डिस्कस करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ट्रेड यूनियंस आपस में भी बात कर सकती है और एम्प्लॉयर्स के पास जाके भी इसमें बात कर सकती है, या इनफॉर्मल वे में बात होती है। देन उसमें पर्पस की किस कारण से हम ये बात करने के लिए आए, वैसे पर्पस का पॉइंट मेरे को लगता है पहले होना चाहिए, लेकिन हर जगह चार्ट में थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, तो अपन भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपन जो बुक में लिखा है उसी को सही मानेंगे। नेक्स्ट बार्गेनिंग कही जाती है, इसके अंदर ट्रेड यूनियन और ये बात में बात करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट के अंदर आता है सेटलमेंट। फिफ्थ पॉइंट है आपका सेटलमेंट, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा आ रही है स्क्रीन की, इसको अभी मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा इशू रहेगा, तो अभी मैंने पांचों पॉइंट आपको बता दिए, प्रिपेयर, डिस्कस, पर्पस, बार्गेनिंग एंड सेटलमेंट। ये पांचों प्रोसेस रहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। कल छपने वाला क्वेश्चन में से बता रहा हूं, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का। इसके अंदर अब ये चार्ट बनाया हुआ है, यूनियन चेन लिखा हुआ है, नेगोशिएशन लिखा हुआ है, मैनेजमेंट, यानी ये दोनों एक जगह आ जाते हैं और वहां जाके नेगोशिएट करते हैं और एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको कलेक्टिव एग्रीमेंट बोलते हैं। और इसको थर्ड पार्टी रेफरल यानी कि ये दोनों पंत प्रधान आपस में बात करते हैं तो एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं। आर्बिट्रेटर हो सकता है कोई रिटायर्ड जज हो, आर्बिट्रेटर हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, आर्बिट्रेटर हो सकता है वहां का लोकल विधायक हो, आर्बिट्रेटर हो सकता है वहां का सांसद हो, आर्बिट्रेटर हो सकता है कोई सोशल वर्कर हो, आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है जिसको दोनों पार्टी ये मानती है, मध्यस्थता करने वाला, जिसको दोनों पार्टी ये मानती है कि ये जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे, इनकी बात हम मानते हैं, तो ये थर्ड पार्टी रेफरल होती है। उसके बाद कलेक्टिव एग्रीमेंट एक बनाया जाता है, कलेक्टिव एग्रीमेंट के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो फाइनल सेटलमेंट होता है वो लिखी होती है। इतने से के बाद रोल ऑफ द ट्रेड यूनियन, अब इसमें ट्रेड यूनियन का क्या क्या रोल है, अब इतने सारे पॉइंट अपन याद करने जाएंगे सर याद तो हो नहीं पाएगा, तो फिर कैसे अपन को याद करना है। तो ट्रेड यूनियन का क्या रोल है, पहला सबके वर्कर की जितनी भी बातें हैं उनको सामने रखना, एक इफेक्टिव बार्गेनिंग करना और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, एक ग्रेवियंस सिस्टम डेवलप करना, एक ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम यानी ग्रेवियंस सॉल्विंग सिस्टम डेवलप करना, ग्रेवियंस सिस्टम नहीं ग्रेवियंस सॉल्विंग सिस्टम डेवलप करना, ठीक है, और एक रिकॉग्नाइजेशन देना और उस बात के ऊपर पे, वर्क आवर, हॉलीडे, ये सारी की सारी बातें फिक्स करना, ये ट्रेड यूनियन के वर्क होते हैं उसके अंदर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस, एम्प्लॉइज को क्या इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉय एक तो ट्रेड यूनियन वो काम करती है और एम्प्लॉय को ये है कि उनकी बात कोई सही ढंग से मैनेजमेंट तक पहुंचा पाता है, इसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का होना जरूरी है जो ट्रेड यूनियन का काम करती है। और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग होने से उनको क्या फायदा होता है, एक स्ट्रेंथनिंग मिलती है ट्रेड यूनियन से, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, वर्कफोर्स सर्विस इंक्रीजिंग देयर बार्गेनिंग कैपेसिटी, अगर वो ग्रुप में जाते हैं एम्प्लॉय तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। केवल 2-3 पॉइंट जो अपन ऑलरेडी पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करें वही रिपीट हो रहे हैं। अब एम्प्लॉइज को क्या है, एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट है, क्योंकि उसको हर किसी वर्कर के साथ बैठ के फिक्स नहीं करना पड़ता, वो ट्रेड यूनियन के साथ फिक्स कर लेता है, इससे रूल्स एंड रेगुलेशन सिंप्लीफाई हो जाते हैं और वो अपनी बात समझा सकता है कि अभी कंपनी की कुछ प्रॉब्लम है, बाद में दिया जाएगा, कुछ ऐसा फ्यूचर एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो ये इफेक्टिव एग्रीमेंट या कलेक्टिव एग्रीमेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है। कल वाइटल रोल ऑफ सेटलिंग द प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्री डिस्प्यूट हो गई, किसी मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय के साथ, मैनेजर ने किसी वर्कर के साथ कोई बदतमीजी कर दी, तो अब क्या इस ग्रेवियंस निकलेगा, मैनेजर जो है बहुत ओल्ड है, मतलब एजेड भी है और कंपनी का एक वफादार है, ऑनेस्ट है, और वर्कर जो है वो नया है, तो चेक किया जाता है दोनों ही जगह से, ट्रेड यूनियन के थ्रू भी चेक किया जाता है, एम्प्लॉयर्स के थ्रू भी। तो इसमें सेटलमेंट कौन कराएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा तो सेटलमेंट कौन कराएगा, ये कराता है आपका ट्रेड यूनियन, ये कराता है कलेक्टिव एग्रीमेंट।
ठीक है, ये इसके अंदर। और एडवांटेज क्या है कलेक्टिव एग्रीमेंट के? दोनों के लिए एडवांटेज जरूरी है, मैनेजर के लिए भी जरूरी है और एम्प्लॉयर्स के भी जरूरी है। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को बचाता है, डेमोक्रेसी लाता है, प्रोसीडिंग द इशू ऑफ द सॉर्टेड ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, सारे के सारे मुद्दे बाहर सुलझा लिए जाते हैं। और अधिकतर यही होता है, ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्री मिलके अपने मुद्दे सुलझा लेता है। आगे बढ़ते हैं, फास्ट चल रहा हूं। डिसएडवांटेज क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग के? इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, रिगिड होती है, ठीक है, इनफॉर्मल में से होती है, बहुत बार इसका ट्रेड यूनियन अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं, ये सारे के सारे। और फेलियर हो जाए तो इसका स्ट्राइक हो जाती है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर फेल हो जाए, हम बात नहीं मान रहा, मैनेजमेंट नहीं मान रहा कि 8% से ज्यादा बोनस दूंगा, और बार्गेनिंग ट्रेड यूनियन वाले कहेंगे 12 से कम लेंगे नहीं, तो स्ट्राइक आउट हो जाती है, जिससे कंपनी को लॉस होता है। नेक्स्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया। अब इसके अंदर 2 केस दिए हुए हैं, पढ़ लेना, पॉज ले लेगा, स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन यह केस पढ़ने से ज्यादा केवल इंडिया में ये ट्रेड यूनियन काम काफी समय से चल रहा है, एडजस्टमेंट सिंस द लॉन्ग, बट कलेक्टिव बार्गेनिंग की कोई स्ट्रक्चर, कोई लॉ ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि इतनी कलेक्टिव बार्गेनिंग होना चाहिए, इतना बोनस होना चाहिए, इतना कमीशन होना चाहिए, इतना ट्रेड यूनियन में इतने मेंबर्स होना चाहिए, ये ऐसा कोई लॉ हमको डिफाइन नहीं कर रहा। तो इंडिया के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग करी जाती है जो ट्रेड यूनियन के द्वारा करी जाती है। ट्रेड यूनियन के लिए हमने एक्ट भी बनाया है कि कौन मेंबर्स होंगे, क्या उनकी एलिजिबिलिटी होगी, ये सारे के पॉइंट्स हमने उसमें बताए हैं। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे उसमें बात करी जाएगी, क्या उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर, ऐसा कोई लॉ के बारे में जानकारी मुझे तो नहीं है, नहीं बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। खैर, आपको कहीं और कुछ मिल जाए तो कोई कमेंट करके मुझे भी जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर अपना सेकंड यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कुछ सजेशन है इसके इंप्रूवमेंट के। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या इंप्रूवमेंट है? सबसे पहले स्टेट को, उसके अंदर स्टेट शुड बी इनेक्ट अ सूटेबल लेजिस्लेशन प्रोवाइडिंग, एक लेजिस्लेशन स्ट्रक्चर यानी कि एक लीगल स्ट्रक्चर देना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज बी डिटरमाइंड थ्रू द वेरिफिकेशन ऑफ फी मेंबरशिप मेथड, फी मेंबरशिप मेथड होनी चाहिए। द यूनियन हैविंग द मोर मेंबरशिप शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द इफेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, यूनियन मेंबर को इफेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के रूप में मानना चाहिए। कोई एक लीगलाइज स्ट्रक्चर देना चाहिए, कोई पॉलिटिकल फंड भी इनको देना चाहिए, ठीक है, जिससे ये डेवलप कर सके, जिससे अपनी ये बात कर सही से रख सके। और इसके नेगोशिएशन के इंस्ट्रूमेंट भी गवर्नमेंट को इनको हेल्प करना चाहिए। बस इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था अपने सेकेंड यूनिट का कलेक्टिव बार्गेनिंग का। थर्ड में फिर से मिल रहा हूं, वादा है जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कहीं जाऊंगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।